हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने अपनी NIOS की जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर ली थी, वृद्धि और विकास। आज हम यूनिट 2 करेंगे, अनुवांशिकता एवं वातावरण। और ये जो क्लासेज है वो स्पेशली DSSB एग्जाम के लिए है भाई, ठीक है। और ये NIOS की सीरीज हमने चलाई हुई है। आज हम अपनी वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि पहले हम है ना NIOS की जो ऑफिशियल बुक है उनसे हमारा सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे। कल हमने जो प्रतीक शिवालिक सर की बुक थी ना उससे जो नोट्स दिए हैं सर ने वो वाले किए थे। और आज हम जो ऑफिशियल बुक है उससे NIOS का जो ये चैप्टर है हमारा ये करेंगे, और उसके बाद जो सर की बुक है उसके नोट्स देखेंगे। फिर आपको पता लगेगा कि सर की बुक है ना वो किस लेवल तक की सर ने बनाई हुई है और हमें उस बुक पर हम विश्वास करके उसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, NIOS की बुक पढ़ते समय आप अपने आप को एज ए टीचर फील करना, ठीक है। फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप अपने आप को एज ए टीचर सोच के इस बुक को पढ़ोगे, अपने सामने उस चीज़ को मतलब अपने इमेजिनेशन पावर के अंदर उस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्लास के अंदर होता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आप ज़्यादा जल्दी से NIOS को समझोगे और कवर कर सकोगे भाई। तो देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के रूप में आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखो, इन्होंने भी ये बात बोली है कि जो विद्यालय के स्तर पर शिक्षक है ना उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो अधिगम करता होते हैं, लर्नर होते हैं, उनकी संकल्पनाओं का अधिगम भिन्नता पूर्वक होता है। मतलब जो अधिगम करता होते हैं, जो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो अक्षमता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अधिगमकर्ताओं में से कुछ शीघ्रता से सीखते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। उदाहरण के लिए एक फूल या एक पौधे का आरेख खींचने का एक केस लेते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अधिगम में कुछ प्रकार की भिन्नताएं हैं? आप इनकी लिखावट, विद्यालय विषयों में शैक्षिक उपलब्धि के बारे में एक निश्चित विविध अवश्य अवलोकित करेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक विधि से नहीं सीख सकता। सभी बच्चे अलग अलग विधि से सीखते हैं क्योंकि सभी भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं सभी बच्चे? वो भिन्नता का कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण होता है, ठीक है। अब इसमें हम आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो बच्चों की समझ है वृद्धि और विकास की, और वृद्धि और विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर कर लिया था। अब देखो, जो अनुवांशिकता का क्या अभिप्राय है। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी क्या है? तो अनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में उपस्थित संभावित विशेषताओं का संपूर्ण योग है। क्या है अनुवांशिकता? हेरिडिटी। जो निषेचित अंडाणु है, फर्टिलाइजर्स जो अंडाणु है उसमें जो उपस्थित जो जो विशेषताएं हैं उन सभी का योग क्या है? हेरिडिटी है। मतलब जो निषेचित अंडाणु से बच्चे के अंदर जो जो गुण जाते हैं वो सभी क्या है? अनुवांशिकता के अंदर आते हैं। सभी विशेषताएं जिन्हें बच्चे ने अभिभावकों से वंशानुगत प्राप्त किया है वे सभी अनुवांशिकता कहलाती हैं। मतलब क्या है? अभिभावकों से बच्चों में जो जो अनुवांशिकता प्राप्त की है बच्चे ने वे सभी अनुवांशिकता के अंदर आते हैं। यही बात इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की है, ठीक है। और फिर देखो कि जो अनुवांशिकता की जो हमारे जीन्स हैं वो मतलब कैसे बच्चे के अंदर आते हैं कि जब नर और मादा जनन कोशिकाओं के संयोजन से अंडाणु निषेचित होता है और निषेचित अंडाणु से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट बनने के बाद 46 गुणसूत्र है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जो 23 तो मादा से और 23 क्या नर से प्राप्त होते हैं। तो इसकी जो योग क्रम है, ये सीरीज है, ये ध्यान रखना कि पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा, फिर क्रोमोसोम का निर्माण होगा, ठीक है। इस क्रम को क्या करना, ध्यान रखना आप। आगे देखो एक बार कि जो प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग है ना 40 से 100 जीन होते हैं। जीन विशेष गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या है कि जो प्रत्येक गुणसूत्र है ना, एक गुणसूत्र में 40 जीन भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम तो 40 और 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं। तो ये मान के चलो कि एक गुणसूत्र के द्वारा बच्चे में कितने जीन जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 40 गुणसूत्र हो गए और 100 जीन हो गए। तो मतलब ये मान के चलो कि एक गुणसूत्र के अंदर कितने, मतलब 40 गुणसूत्र है और टोटल जीन कितने हो गए? 4600 हो गए।
ये अंदाजा है कि मतलब लगभग एस्टिमेट है कि इतने जीन बच्चे के अंदर जाते हैं, और इन जीन से ही बच्चे के अंदर विशेषताएं जाती हैं माता पिता की, या कभी कभी दादा दादी या नाना नानी की भी चली जाती हैं। अब देखो पीटरसन्स ने क्या बोला है। पीटरसन्स ने अपनी जो आनुवांशिकता की परिभाषा है उसके अंदर बताया है कि अपने अभिभावकों के जो पैतृक भंडार से जो क्या प्राप्त है, ये आनुवांशिकता है कि अपने अभिभावकों के पैतृक भंडार से क्या प्राप्त किया है, वो आनुवांशिकता के अंदर आता है। जो परिभाषाएं हैं उनको याद करने के लिए आप कोड वर्ड बना लो कि पीटरसन है, पीटरसन्स आते ही हमें पैतृक भंडारण वर्ड देखना है। डगलस और हॉलैंड ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आनुवांशिकता में अभिभावकों एवं पूर्वजों के से व्युत्पन्न शारीरिक चारित्रिक कार्यों या अक्षमताओं की संपूर्ण रचनाएं होती हैं। और F.L. रस ने बोला है कि आनुवांशिकता को जैविक रूप से संचारित कारकों को संपूर्णता में विचार करते हैं, कि आनुवांशिकता को जो जैविक रूप है, बायोलॉजिकल्स संरचना है, हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, कारकों को संपूर्णता में क्या करते हैं, विचारित करते हैं, जो शरीर की संरचना को प्रभावित करते हैं। अधिगम से संबंधित कारकों की उपयुक्त परिभाषाओं को समझने के लिए एक केस अध्ययन दिया गया है। इसमें देखो ये कोई फर्टलेचर्स एक महान गणितज्ञ या पियानो वादक हैं, और उनकी पत्नी का नाम मेघना है भाई। और इन्होंने जो इनकी पत्नी मेघना है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है। और जब इन दोनों के बच्चे हैं, जो इनका बेटा है आर्यन है, वो विज्ञान और गणित के अंदर बहुत ही क्या है, अच्छा है। और उनकी जो बेटी है 12 वर्ष की, वो संगीत और अंग्रेजी के अंदर बहुत अच्छी है। दोनों बच्चे विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे ये पता चला कि जो सबसे प्रमुख आनुवांशिक गुण जो आप बच्चों में पाते हैं वो क्या क्या है। सृजनात्मकता, कि अगर माता पिता सृजनात्मक हैं तो बच्चे भी सृजनात्मक होंगे। विषय आधारित अधिगम कौशलों के लिए सकारात्मक उनकी क्या होगी, मनोवृत्ति होगी। और चुनौतीपूर्ण मनोवृत्ति होगी, और मनोवृत्ति में क्या होगी, विविधताएं होंगी। बच्चों में विज्ञान और गणित के अध्ययन के प्रति प्यार विकसित करने में योगदान देने वाले कारक क्या है, तो क्या है भाई, वो हेरिडिटी है। आगे देखो वातावरण क्या है। पर्यावरण का अभिप्राय प्रेरणा की संपूर्णता है। मतलब जो पर्यावरण है ना, वो हमें अभिप्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, जो कि व्यक्ति के चारों ओर बिना कुछ भी प्राप्त किए अवयव से टकराती है। मतलब जो अभिप्रेरणा है, प्रेरणा है, वो व्यक्ति के चारों ओर बिना भी हम कुछ खुद के एफर्ट के वातावरण से टकराकर जो हमारी चीज उभरती है उसको पर्यावरण बोलते हैं। आगे देखो, ये किसी ने डेफिनेशन दी है। एनास्टैक्सी के अनुसार पर्यावरण सब कुछ है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जीन के अतिरिक्त व्यक्ति को जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं वो पर्यावरण के अंदर आती हैं। आगे देखो, डगलस और हॉलैंड ने पर्यावरण के बारे में क्या बताया है कि पर्यावरण बाह्य शक्तियाँ, एक तो हमारे आंतरिक कारक थे, एक हमारे बाह्य कारक थे। तो बाह्य शक्तियाँ प्रभावों और स्थितियों का समुच्चय है। जो पर्यावरण है ना, वो बाहर की जो शक्तियाँ हैं, जो प्रभाव है, उनकी स्थितियों का समुच्चय है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि एवं विकास और जीवितव्यों की परिपक्वता को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये चीज़ ध्यान रखना। इन डेफिनेशन को आप लिख लेना कि पीटरसन की आ गई, डगलस एंड हॉलैंड की आ गई, ठीक है। तो इनको लिख कर एक कॉपी में इनके कोड वर्ड बना लेना, फिर ये हमें अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये मान के चलो कि NIOS के अंदर 10 बुक हैं। 10 बुक के अंदर ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 70 या 80 के अराउंड आपको ऐसी ऐसी डेफिनेशन मिल जाएंगी। ऐसे तो याद होंगी नहीं, तो इसको एक कॉपी में लिखते रहना जैसे जैसे क्लास करोगे, और फिर उनको रिवीजन करते रहना, तो उसका इससे आप उनको ध्यान रख सकोगे भाई। आगे देखो, यही बताया गया है कि पर्यावरण में विविध प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक सभी, और इनके अनुकूल बच्चे में जन्मजात योग्यताओं के विकास को क्या करती है, पोषित करती है। मतलब जो बच्चे के अंदर जन्मजात योग्यताएं होती है ना, उन योग्यताओं को पोषित या मतलब विकसित या उनका विकास करती हैं कौन, पर्यावरण। आगे देखो, यहाँ ये बात ध्यान की कि मानसिक पर्यावरण किसे बोलते हैं।
क्या बोला कि मानसिक पर्यावरण का अभिप्राय एक व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण से है। मतलब एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं, लाइक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी गतिविधियों को उचित रूप से संगठित किया गया है तो बच्चा इच्छित बौद्धिक विकास प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर एक बच्चे को उचित रूप से पुस्तकालय के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, मतलब समय समय पर उचित पाठ्य सहगामी गतिविधियां दी जाती हैं तो बच्चा अपनी इच्छित बौद्धिक विकास, मतलब जितना बच्चे का बौद्धिक विकास उस उम्र के हिसाब से होना चाहिए वो बच्चा क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसीलिए शिक्षकों को उत्तम मानसिक पर्यावरण, कार्यशालाएं, संग्रहालय, क्लब, संगठन, वाद विवाद आदि की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें आवश्यक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। मानसिक पर्यावरण का मतलब वही है कि जो पर्यावरण के अंदर एक उम्र के हिसाब से जो जो चीज़ें बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए अगर वो मिलती हैं तो बच्चे का जो मानसिक पर्यावरण है उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। आगे देखो, अनुवांशिकता के पक्ष में तर्क। जुड़वाओं के दो प्रकार बताए हैं इन्होंने। कौन से? एक तो बताया है समरूप और एक बताया है भ्रातर सुलभ जुड़वा। जो समरूप बच्चे बोलते हैं इनको आइडेंटिटिकल बोलते हैं, आइडेंटिटिकल चाइल्ड बोलते हैं। और जो भ्रातर सुलभ बच्चे हो गए इनको बोलते हैं हम फ्रैटर्नल। कौन से बोलते हैं? फ्रैटर्नल चाइल्ड बोलते हैं। जो आइडेंटिकल बच्चे हो गए, समरूप बच्चे हो गए, ये है ना एक अंडाणु से पैदा होते हैं और दिखने में ये क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब इनका जो रूप रंग है वो समान होता है। या तो ये दोनों बॉयज होंगे या ये दोनों क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और जो भ्रातर सुलभ बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे दो अंडाणुओं से पैदा होते हैं। कितने? दो अलग अलग अंडाणुओं से पैदा होते हैं और ये बच्चे या एक तो बॉयज होगा या गर्ल्स होंगे। ठीक है, ये समरूप बच्चे हो गए और ये कौन से हो गए, भ्रातर सुलभ बच्चे हो गए। यही इसके अंदर बताया गया है। जो थार्नडाइक हो गए, न्यूमैन हो गया, फ्रीमैन हो गया और विंगफील्ड हो गया और अन्य दूसरों ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। ये ध्यान रखना कि 4 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जुड़वा बच्चों के बारे में बताया है। कौन सा? थार्नडाइक हो गया, न्यूमैन हो गया, फ्रीमैन हो गया और विंगफील्ड हो गया। इन्होंने जुड़वा बच्चों के बारे में अध्ययन किया है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्तिक भिन्नता उत्पन्न करने में अनुवांशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। जो व्यक्तिक भिन्नता है, व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता आती है वो अनुवांशिकता के कारण ही आती है। एक दूसरा अध्ययन विंगफील्ड द्वारा किया गया जिसका निष्कर्ष नीचे दिया गया। ये विंगफील्ड ने बताया है। क्या बताया है? कि जो समरूप बच्चे होते हैं ना वो 90% उनका आईक्यू क्या होता है, बराबर होता है। जो समरूप बच्चे होते हैं उनका आईक्यू 90%, ये 0.9 है, परसेंट में करेंगे तो ये 90% हो जाएगा। उनका जो आईक्यू है वो 90% बराबर होता है और जो उनके गुण है, अंतः संबंध है, मतलब विशेषताएं लगभग उनके बराबर होंगी। या मतलब इन्होंने ये बताया, नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। इन्होंने समरूप बच्चों के बारे में बताया कि मान लीजिए कि दो बच्चे समरूप है, दोनों बॉयज हैं। अगर एक बच्चे को गांव में और एक बच्चे को शहर के अंदर रखा जाता है तो फिर भी उनके अंदर क्या है, विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगर दोनों साथ में पलेंगे, बड़े होंगे तो उनके अंदर मतलब ये है कि 90% चांस है कि बिल्कुल सेम होंगे। अगर अलग अलग हैं, अलग अलग पले हैं तो फिर भी 80% उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो लगभग सेम पाई जाएंगी। आगे देखो, भ्रातर सुलभ जुड़वा बच्चे, ये 70% क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या तो इनको दोनों को साथ रखो या इनको अलग अलग रखो, लेकिन इनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बातें मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बता रही भाई, ये NIOS में ये बातें नीचे लिखी हुई है। आगे देखो, सहोदर, जो सगे भाई बहन होते हैं उसके अंदर 50% गुण क्या होते हैं, मिलते हैं। और जो अभिभावक और बच्चे होते हैं उनके अंदर जो 31% या 30% गुण है वे मिलते हैं। और असंबद्ध बच्चे, मतलब जैसे ये मान के चलो कि लाइक फ्रेंड सर्कल हो गया हमारा, तो अगर हम साथ में रहते हैं तो 30% गुण तो हमारे भी मिलने लग जाते हैं। आगे देखो, उपयुक्त, ये बात यहाँ लिख रखी है कि शैशव अवस्था से अलग दुर्लभ समरूप बच्चे एक साथ रहने वाले दुर्लभ समरूप बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक भिन्न होते हैं, किंतु फिर भी वे अधिक समान होते हैं। मतलब भिन्न तो होते हैं लेकिन समान ज्यादा होते हैं। और अपेक्षाकृत या तो साथ या अलग रहने वाले भ्रातर सुलभ बच्चों से, यही बता रखी है इसमें बात कि साथ रहेंगे या बेशक वो दूर रहो लेकिन कुछ ना कुछ गुण में उनके जो जुड़वा बच्चे हैं तो वो उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपस में जरूर की जरूर मिलेंगी भाई।
आगे देखो, वातावरण के पक्ष में तर्क इन्होंने क्या दिया है। फ्रीमैन ने सिद्ध किया है कि 71 बच्चे जिन्हें तुच्छ वातावरण से हटाकर अच्छे वातावरण में रखा गया। ये बात है कि ऊपर वाले जो वैज्ञानिक थे ना, कौन सा था, विंगफील्ड, उन्होंने तो बता दिया कि कितना भी अच्छा वातावरण दे लो, जो अनुवांशिकता है वो प्रभावित करती है। लेकिन जो ये फ्रीमैन है, इन्होंने क्या बताया है कि 71 बच्चे लिए इन्होंने, और वो तुच्छ वातावरण मतलब खराब वातावरण से निकालकर अच्छे वातावरण के अंदर डाला गया। तो जो बिन्ने का बुद्धि परीक्षण है ना, उसके अंदर उन्होंने 10 बिंदुओं के मानसिक पैमाने पर एक वृद्धि प्रदर्शित की। मतलब उनका बुद्धि का लेवल, ये मान के चलो कि पहले 100 था, तो फिर उनके बुद्धि का लेवल 110 चला गया। ये बात कौन बोल रहे हैं? फ्रीमैन बोल रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में पर्यावरण की भूमिका को न्याय संगत ठहराया गया है। मतलब एक तरफ तो एक वैज्ञानिक बोल रहा है कि हेरिडिटी का ज्यादा योगदान है, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक बोल रहा है कि एनवायरमेंट का ज्यादा योगदान है। और ये भाई क्या बोल रहे हैं भाई? जेम्स रेयर्स ने क्या बोला है? रेयर्स इन्होंने बोला है कि 2 जुड़वा जिन्हें क्रमशः एक पहाड़ी और एक गांव में घोषित किया गया, मतलब 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक को तो पहाड़ी के अंदर रखा गया और एक गांव में रखा गया। जब उनकी वृद्धि को जांचा गया तो उनके अंदर 19 अंकों का अंतर पाया गया, मतलब डिफरेंस आया है उनमें, या बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट देखा गया। अब क्या बच्चे के लक्षण और व्यक्तिगत आनुवंशिकता और पर्यावरण या दोनों कारकों के कारण है? मतलब अब ये बोल रहे हैं कि क्या, मतलब फिर बच्चे पर क्या प्रभावित है? आनुवंशिकता ज्यादा प्रभावित है या पर्यावरण ज्यादा प्रभावित है? ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, तो बच्चे के विकास में व्यक्तिगत पैदा करने में आनुवंशिकता और पर्यावरण का कितना विस्तार सापेक्षित भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य बच्चे के विकास और व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करने में दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं। फिर इन्होंने एक केस स्टडी की। इस केस स्टडी के में इन्होंने यही माना कि जो आनुवंशिकता है और जो पर्यावरण है ना, वे दोनों बच्चे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों प्रभावित करते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्षित अभिप्राय बताया। क्या बताया? कि आनुवंशिकता को जैविक रूप से संप्रेषित कारकों की संपूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो शरीर की संरचना को प्रभावित करती है, जो बायोलॉजिकल रूप से हमारी संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है, जो शरीर का स्ट्रक्चर से है हमारा बॉडी, मतलब हमारी हाइट, वेट, रंग रूप, आँखों का रंग, ये सब कैसा होगा, ये हमारा आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। और पर्यावरण स्थितियों की संपूर्णता है, जो व्यक्ति को प्रेरित करती है और व्यवहार में आधुनिकता बदलाव लाती है। जो हमारी स्थिति है, स्थिति के अकॉर्डिंग हमारी क्या है? वो संपूर्णता है। जो हमारा बिहेव है उसको, जो आधुनिकता मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके अनुसार जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, वो क्या है? पर्यावरण है। ये इन्होंने फिर बताया। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, आगे आएगी वो देखते हैं, कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। दोनों विकास के निर्धारण कारक हैं। रोस के अनुसार एक व्यक्ति के जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास के स्तर का निर्धारण करने में इन कारकों की क्रिया कभी कभी निम्नलिखित सूत्र को भी व्यक्त करती है। जो रोस है भाई, रोस भाई साहब ने बताया है कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है ना, जो इन्होंने बताया, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं बताया, ध्यान रखना, डेवलपमेंट लेवल बताया है। डेवलपमेंट का जो लेवल है वो कैसे प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और टाइम, ये तीनों चीज़ों का गुणनफल क्या है? डेवलपमेंट का लेवल है, ना कि डेवलपमेंट। आपने एस्टेट में पढ़ा होगा कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई में एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि डेवलपमेंट लेवल, इसके अंदर टाइम भी क्या हो गया? ऐड हो गया। आगे देखो, ये बस इसके अंदर वही बता रखा है। एक डेफिनेशन थी, हाँ इनकी थी, ये रही लैंडिस, इनका नाम देखो। आनुवंशिकता केवल कुछ प्रकार के पर्यावरण में ही कार्य करती है, बिना पर्यावरण के यह व्यर्थ है। इन्होंने बोला है कि जो आनुवंशिकता है ना, केवल कुछ प्रकार के पर्यावरण में काम करती है, बिना पर्यावरण के जो आनुवंशिकता है वो व्यर्थ है, और पर्यावरण के बिना आनुवंशिकता कुछ नहीं है, और आनुवंशिकता के बिना पर्यावरण कुछ नहीं है। इसका अर्थ इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण संबंध है। तो इन्होंने देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है लैंडिस ने, क्या इस ऐसा ही नाम भी इनका, कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने की अक्षमता देती है। जो आनुवंशिकता है हमें विकसित होने की अक्षमता देती है।
जो हेरिडिटी है, हमारे अंदर जो अक्षमताएं हैं, हमें पोटेंशियल्स देती है, किंतु इन अक्षमताओं का, इन एबिलिटी के विकास के लिए अवसर पर्यावरण देता है। मतलब जो हमें अक्षमता है, जो हमारी अक्षमता है भी, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम, उस काम का विकास वो हमारा कौन करता है? वो हमारा पर्यावरण करता है। सबसे अच्छी डेफिनेशन है भाई, PYQ भी आई हुई है इनकी, ध्यान रखना। आगे देखो, वुडवर्थ ने बोला है कि वृद्धि और विकास में दोनों का समान रूप से अनिवार्य। ये भाई सही है, सबसे अच्छा वैज्ञानिक यही लगा कि वृद्धि और विकास में दोनों समान रूप से अनिवार्य है। मतलब साफ स्पष्ट सीधी बात बता दी कि वृद्धि और विकास में दोनों का समान रूप से योगदान है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं बोली। आगे देखो, व्यक्ति, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच गुणन का परिणाम है। व्यक्ति को एक आयत के क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया गया। यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि व्यक्ति को एक आयत के क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त किया गया है। जो आनुवंशिकता है उसको तो आधार बताया है आयत का, और जो पर्यावरण है उसको ऊंचाई बताया है। आयत का क्षेत्रफल केवल आधार या ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, यह दोनों पर निर्भर करता है। मतलब ये नहीं कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम सिर्फ आयत का आधार यूज कर निकाल दें, या फिर उसकी ऊंचाई यूज करके निकाल दें, तो दोनों का प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे का विकास, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या है? गुणनफल है। अब इसमें बात ध्यान रखने की ये है कि जैसे हमने नेचर और नर्चर पढ़ा था कि नेचर तो क्या है, जिसको बदल नहीं सकते, आनुवंशिकता, और नर्चर क्या है? नर्चर है हमारा पर्यावरण। ठीक वैसे ही आनुवंशिकता को आधार बता दिया और पर्यावरण को ऊंचाई बता दिया। अब इसको याद कैसे रखोगे? ऐसे आनुवंशिकता और ऐसे आधार हो गया, और पर्यावरण क्या हो गया? हमारी ऊंचाई हो गया। ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, ये हो गया बस। शैक्षिक तात्पर्य। शैक्षिक तात्पर्य का मतलब है कि शिक्षक की ओर से आनुवंशिकता और पर्यावरण की सापेक्ष भूमिका का महत्वपूर्ण ज्ञान है, ताकि वह अधिगम को, मतलब शिक्षक को पता होना चाहिए कि जो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जो भूमिका है वो बराबर है, ताकि वो जो उसका अधिगम है वो अच्छी तरह से समझ सके और बच्चों की क्या कर सके? सहायता कर सके। दोनों कारकों का ज्ञान गणित और अंग्रेजी के अधिगम में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक को बेहतर मतलब यही बात बता रखी है कि ये लास्ट में आ गया कि शिक्षक को इन सब बातों का पहले ही ज्ञान होना चाहिए। अगर एक बच्चे के अंदर दिमाग कम है, मतलब वो और बच्चों से थोड़ा सा वीक है सीखने में, तो बच्चे, टीचर को उस पर ज़्यादा प्रभाव, ये मतलब शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टीचर को इतना पता होना चाहिए अगर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमी है तो इसका रीजन कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर बच्चा कोई मंद बुद्धि का बच्चा है तो टीचर को इस बात का पता होगा कि शायद इसके माता पिता के कुछ तो गुण इसके अंदर आए हैं। तो मतलब इसीलिए एक टीचर को है ना, इन दोनों बातों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, शिक्षक के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अधिगमकर्ता की पृष्ठभूमि, जो अधिगम करता है, लर्नर है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए। शिक्षक को उसका पूर्व ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, रुचि का अभाव, अभिरुचि, मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्धि के अन्य क्षेत्र में कुछ बेहतर करने में कुछ विद्यार्थी पिछड़ रहे, मतलब जहाँ उन्हें अच्छा करना होता है ना, वहाँ वे पिछड़ जाते हैं। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए एक संज्ञानी वातावरण अवसर प्रदान करना चाहिए और उनके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ समंजन करने में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आगे देखो, कुछ व्यक्ति जो बहुत से कारकों के कारण समूह के मानदंडों से विचलित हो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका समूह है जिसके अंदर वो रहते हैं, उसके अंदर वो नहीं सेट हो पाते, तो कक्षा अध्यापक को अपने शिष्य की योग्यता, अक्षमता, रुचि और मनोवृत्ति और उसकी एप्टीट्यूड और विशेषताओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए और इस ज्ञान के प्रकाशन में उन्हें उनकी अंतःशक्ति की अधिकतम उपयोग के लिए व्यक्तिगत दिशा देनी चाहिए। क्या बोल रहा है इसके अंदर? ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ग्रुप में अच्छे से सेट नहीं हो रहा, क्लास के अंदर ही मान लो, तो टीचर को उस बच्चे की योग्यताओं के बारे में, उसकी रुचि, अक्षमता, मतलब उसके जो सारे गुण है ना, उनके बारे में टीचर को पता करके उस बच्चे को बताना चाहिए कि भाई तुम इस टाइप के हो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए। ये सभी बातें क्या करनी चाहिए? टीचर को क्या करनी चाहिए? बच्चे को बतानी चाहिए। कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। वे विभिन्न विधियों को
अपनी रुचियों और समझ के स्तर के अनुसार जरूरतों को क्या करेगा, पोषित करने में सहायता करता है। विद्यालय व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए। विद्यालय को नेतृत्व, समूह गतिक आनुवंशिकता की पृष्ठभूमि में रखने की अधिगमकर्ता के पर्यावरण, मतलब ये बता रखा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हमने NIOS से इस यूनिट को कंप्लीट किया। अब एक बार आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक देखो कि उसके अंदर यही कितने पेज का लेसन था। ये होंगे भाई 10-12 पेज तो आराम से। ये मतलब 3 पेज के अंदर कैसे सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डाला हुआ है, ये देखो आप एक बार कि अनुवांशिकता क्या है। जो हमने देखा कि अनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में उपस्थित संभावित विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यही बात है कि इम्पोर्टेंट थी उसके अंदर। ठीक है, और सभी विशेषताएं जिन्हें बच्चों ने अभिभावकों से वंशानुक्रम प्राप्त किया है वो अनुवांशिकता कहलाती हैं। नर और मादा कोशिकाओं के मिलने से अंडाणु का निर्माण होता है और निषेचित अंडाणु से मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 महिला से और 23 पुरुष से प्राप्त होते हैं। ये आपको पता होगा कि जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ स्टार्ट एज ए सिंगल सेल। ये मतलब PYQ बना हुआ है कि जो हमारी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है और जो 23 गुणसूत्र होते हैं, अगर XY है तो गर्ल्स पैदा होंगे गुणसूत्र और XX हैं तो बॉयज पैदा होंगे। इतना तो आपको पता होगा। प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 40 से 100 जीन होते हैं। एक जीन पर एक पर्टिकुलर ट्रेड होता है। मतलब हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये शायद हमने वहाँ ध्यान नहीं दी कि जो एक जीन है ना, उस एक जीन पर एक पर्टिकुलर ट्रेड्स का मतलब कुछ एक विशेषता, कुछ एक गुण होता है और वो जो कि बच्चे के अंदर जाती है। तो ये मान के चलो कि 40 गुणसूत्र हो गए और 40 गुणसूत्र पर 100 क्या हो गए, जीन हो गए। तो 4000 जीन हो गए। उन 4000 जीन से बच्चों के अंदर 4000 ट्रेड जाते हैं, मतलब विशेषताएं पेरेंट्स की जाती हैं। फिर हमने ये मानसिक पर्यावरण के बारे में भी देखा था कि मानसिक पर्यावरण ये है कि बच्चे की मानसिक योग्यता के अनुसार उसको पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अधिगम गतिविधियां सभी देंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो इच्छित बौद्धिक विकास है वो अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, ये देखो, ये जो उसकी हमें परिभाषाएं दी गई हैं वो अलग से दे दी। अलग से कैसे कि अपने माता पिता के पैतृक भंडार याद किया था कि पीटरसन से याद रखना, पैसे पीटरसन और पैसे पैतृक भंडार सॉरी। और जो डगलस और हॉलैंड ने क्या बताया है कि जो हमारे पूर्वजों से जो शारीरिक मानसिक अक्षमताएं होती हैं वो उन्होंने क्या बता दिया, डगलस और हॉलैंड ने बता दिया। आगे है, ये है FL रुस। इसने बोला है कि जो अनुवांशिकताओं को जैविक रूप से संचारित कारकों की संपूर्णता में विचार करते हैं जो शरीर की संरचना, मतलब इन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर्स पर बल दिया है। किसने, FL रोश ने। रस जो भी बोल लो आप, कर लेना सही से प्रोनाउंसिएशन। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये है अनाथ साक्षी, जो भी है भाई, अजीब अजीब से नाम है इनके। अपने भारतीयों के नाम बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब जिनको बोलने में मजा भी आता है। और ये तो भाई अजीब अजीब से नाम है सबके। फिर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेंगे हमें। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है। आगे देखो, डगलस और हॉलैंड ने दी है कि पर्यावरण शब्द उन सभी बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का समुच्चय है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि और मतलब जीवित ये ध्यान रखना कि डगलस और हॉलैंड ने क्या बोला है कि जीवित अवयवों की परिपक्वता को प्रभावित करता है। जो पर्यावरण है वो जीवित अवयव हैं, जो मतलब जीवित है, सांस ले रहे हैं, उनकी जो परिपक्वता को प्रभावित करता है वो क्या है, पर्यावरण है। इनके कीवर्ड याद रखना वरना तो इतनी डेफिनेशन है याद नहीं होंगी। और गिलबर्ट ने क्या बोला है कि पर्यावरण वह चीज है जो किसी वस्तु को तुरंत घेर लेती है। ये गिलबर्ट ने बोला है। ठीक है, आगे है, ये पर्यावरण के बारे में बताया कि पर्यावरण क्या है। फिर वही बात आ गई कि जो थार्नडाइक है, न्यूमैन है, फ्रीमैन है, डेविड ने जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया है और जिसमें इन्होंने अनुवांशिकता को महत्वपूर्ण बताया है। फिर ये देखो, जो आइडेंटिकल ट्वाइंस होते हैं और जो फ्रैटर्नल ट्वाइंस होते हैं, जो आइडेंटिकल होते हैं उनमें एक अंडाणु से विकसित होते हैं और एक दूसरे के सदृश्य होते हैं और उनका लिंग समान होता है। और जो फ्रैटर्नल हो गए वो 2 अंडाणु से उत्पन्न होते हैं और असमान उनका लिंग होता है। ठीक है, फिर ये बात आ गई इन्होंने जो सेम बता रखी थी। ठीक है, अब देखो पर्यावरण के पक्ष में कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रीमैन थे, जो मतलब ये मानते हैं कि पर्यावरण बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है। इन्होंने बोला था कि 71 बच्चों की जो लिए और उन्हें अलग अलग क्या दिया, वातावरण दिया, तो उनका IQ रेटिंग है वो बढ़ गई थी 10। और जो
जेम्स रीस है, इन्होंने बोला कि दो जुड़वा बच्चों को एक पहाड़ी इलाके में रखा और एक गांव के इलाके में रखा, तो उनके अंदर क्या हो गए, जो 19 अंक हैं उनके अंदर क्या पाया गया, अंतर पाया गया। ये तो 4 वैज्ञानिक तो थे, हो गए हमारे जो अनुवांशिकता को ज़्यादा प्रभावित मानते हैं बच्चे के विकास में, और 2 हो गए हमारे जो पर्यावरण को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर देखो ये आ गया कि रोस भाई साहब ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो डेवलपमेंट लेवल है, क्या चीज़, डेवलपमेंट लेवल है वो कैसे होगा, हेरिडिटिकल, एनवायरनमेंट और टाइम से क्या होगा, डेवलपमेंट लेवल बढ़ेगा हमारा। फिर हमने पढ़ा था कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच गुणन का उत्पाद है, और जो अनुवांशिकता है ये जो हमने एक केस स्टडी थी ना जो बताया था, उसके अंदर बताया है कि अनुवांशिकता को एक बीज बताया है और पर्यावरण को मिट्टी बताया है। बीज और मिट्टी से क्या बनेगा, कोई उपज बनेगी। तो उसी प्रकार इन्होंने बोला है कि जो बीज है वो अनुवांशिकता है और मिट्टी है वो पर्यावरण, और फिर एक नए उत्पाद का निर्माण होगा। ध्यान रखना यहाँ जो अनुवांशिकता और पर्यावरण को 2 चीज़ों से कंपैरिजन कर दिया। एक तो हमने पढ़ा था कि अनुवांशिकता को इन्होंने एक आयत के समान बताया है, अनुवांशिकता को एक आयत के समान बताया। अनुवांशिकता को तो इन्होंने माना था क्या, आधार, ठीक है। जो टोटल डेवलपमेंट है ना उसको आयत के समान बताया इन्होंने। और जो फिर क्या थी अनुवांशिकता और पर्यावरण, पर्यावरण को किसके समान बताया इन्होंने, पर्यावरण को बताया है ऊंचाई के समान, ठीक है। और फिर यहाँ जो अनुवांशिकता है उसको बीज के समान बता दिया और पर्यावरण को मिट्टी के समान बता दिया, ठीक है। 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया हुआ है, ये ध्यान रखना। और जो हेरिडिटी के फादर कौन है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, विकास किया था। फिर ये कुछ डेफिनेशन आ गई जो इम्पोर्टेंट थी उसके अंदर। देखो जो हमने NIOS की है ना उसके अंदर जो डेफिनेशन थी वो बीच में ही आ गई थी। हम अगर स्पीड में पढ़े तो कई बार ध्यान भी नहीं देते कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन बुक के अंदर अलग अलग बताया गया अच्छे से कि हाँ भाई इन पर तो हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे देखो लैंडिस क्या बोला इन्होंने कि अनुवांशिकता हमें विकसित होने की अक्षमता देती है, किंतु अक्षमताओं के विकास के लिए अवसर प्रदान कौन करता है, वो पर्यावरण करता है। फिर वुडवर्थ की दे दी और मर्फी की दे दी भाई डेफिनेशन हमें, ठीक है। मर्फी ने क्या बोला है कि अनुवांशिकता को केवल विशिष्ट पर्यावरण शक्तियों के माध्यम से और अनुवांशिक संभावनाओं की युक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। यह उतना ही मुफ्त है जितना कि पर्यावरण दबाव के कार्य जैसे कि अव्यक्त या संभाव्य जमा हुआ, ठीक है। ये इन्होंने क्या दे दी। और जो ये बीज का और मिट्टी की जो तुलना की है वो किसने की है, वो मैक्लेवर और पेज ने की है भाई। किसने की है, वो मैक्लेवर और पेज ने इन दोनों की आपस में क्या की है, तुलना की है, ठीक है। तो जो NIOS के अंदर 10 से 12 पेज के अंदर बताया गया है वो इनकी बुक में 3 पेज के अंदर बता दिया। अब बात ये है कि इस चीज को हम शॉर्ट में कितना समझ सकते हैं, बात यहाँ आती है। अब ये चीज देखो कि इन्होंने इतना दे दी कि फ्रीमैन बिनेट की मानसिक रेटिंग क्षमता 71 बच्चों की वृद्धि और रेटिंग तक अच्छे वातावरण में। तो मतलब ये लाइन पढ़ने से थोड़ा सा मतलब समझने में कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए हम अपनी सीरीज ऐसे ही करेंगे कि साथ में तो NIOS का जो ऑफिशियल बुक है वो रखेंगे और साथ में ये बुक रखेंगे, जिससे हमारा दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। जो लास्ट टाइम में रिवीजन है वो हम अच्छे से कर सकें। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी हेल्पफुल लग रही है, कुछ हेल्प कर रही है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लग रही है तो रहने देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।